जी। लास्ट वीडियो में गाइज़ हमने ये देखा था कि हम रिएक्ट के साथ किस तरह से कोई थर्ड पार्टी एपीआई से डेटा मंगवा के फ्रंट एंड पर दिखा सकते हैं। और रिएक्ट का सो फार हमने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं और स्टेट मैनेजमेंट भी देख लिया हमने। हम थर्ड पार्टी एपीआई से डेटा कैसे फेच कर सकते हैं और फ्रंट एंड पर कैसे दिखा सकते हैं, ये सारा हमने देखा है। आज हम नोड जेएस शुरू करेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि हम नोड जेएस में एपीआईज़ कैसे बना सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जितना आपको एक्सप्लेन कर सकूँ फ्रॉम स्क्रैच उतना हम करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस्ड एपीआईज़ डेवलप करेंगे। बट इनिशियली जो है हम सिंपल एपीआईज़ के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले शुरू की कुछ वीडियोस के अंदर हमने लोकली नोड जेएस की इंस्टॉलेशन की थी। आज जो है मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, होपफुली आपके पास भी इंस्टॉल्ड होगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि सिंपली आप एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फ़ोल्डर का नाम रख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मूवीज़ एपीआई। हम अभी के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि हम एक ऐसा बैकएंड बना रहे हैं जहाँ पर हमारा एपीआई होगा और हम उससे मूवीज़ का डेटा लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगे जिसके अंदर हम मूवीज़ वगैरह स्टोर करेंगे। फिर कैटेगरीज़ वगैरह भी हो सकती हैं, तो यूज़र अपनी मर्ज़ी से मूवीज़ ऐड भी कर सकता है और उन मूवीज़ के केस में वो अपनी विश लिस्ट में ऐड कर सकता है जो मूवी वो देखना चाहता है वगैरह वगैरह। तो एक सिंपल एपीआई होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन नहीं होगी। अभी आज जो है हम डेटाबेस का यूज़ नहीं करेंगे, आज हम एपीआई से शुरू करेंगे और लोकल मेमोरी में डेटा स्टोर करेंगे। इवेंचुअली जो है हम डेटाबेस बना के एक्चुअल परसिस्ट करेंगे डेटा को, कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को रिफ़्रेश भी करें या एपीआई को रीस्टार्ट भी करें तो वो डेटा जो है आपके पास सेव रहे। तो खैर फ़ोल्डर एक क्रिएट कर लिया है। इस फ़ोल्डर को आपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। जी, ये मेरे पास ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपने कमांड रन करनी है npm init। ठीक है, रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें ये करना नहीं पड़ता। नोड जेएस का कोई भी प्रोजेक्ट है, जब उस पर काम शुरू करना है आपने, तो आपने अपने फ़ोल्डर के अंदर npm init की कमांड रन कर देनी है। जब आप नोड जेएस इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास npm बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होगा। या हाँ जी, तो npm init मैं इसको एंटर करता हूँ। ये बेसिकली करेगा क्या कि आपके लिए एक डिफ़ॉल्ट पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल क्रिएट कर देगा जहाँ पर आप डिपेंडेंसीज अपनी मैनेज करेंगे। कोई भी नोड जेएस का प्रोजेक्ट है उसके अंदर पैकेज डॉट जेसन लाजमी होती है। ठीक है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के लिए तो npm init आपने लाजमी करना है। लेकिन यहाँ पर वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा कि पैकेज नेम क्या रखना है वगैरह वगैरह। कुछ ख़ास एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एंटर करते जाएँ। एंट्री पॉइंट के केस में आप इसको कह लें फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएस आ रहा है, आप यही रहने दें, कुछ यहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर करें, एंटर 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 एंटर, दैट्स इट। तो ये आपके लिए लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें स्क्रीन के, इसने पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल क्रिएट कर दी है। मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको नज़र आता रहे। यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल क्रिएट होगी। अब पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल इनिशियली अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं है। जब आपने देखा होगा रिएक्ट का प्रोजेक्ट हमने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप के साथ क्रिएट किया था और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सारी डिपेंडेंसीज आ जाती हैं। अभी हम नोड जेएस पे काम कर रहे होंगे तो हमें वो उसकी डिपेंडेंसीज जो हैं हमें खुद इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि नोड जेएस एक मैं बताता चलता हूँ कि है क्या। सबसे पहले जिस तरह आप फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम बात करते हैं फ्रंट एंड की और बैक एंड की, ये मुख्तलिफ दो प्लेटफॉर्म्स हैं। फ्रंट एंड वो चीज़ है जो हमने ऑलरेडी सारा कर लिया हुआ है कि ब्राउज़र के अंदर आपने कोई यूआई बनाना है, फॉर्म बनाना है, इनपुट फील्ड्स वगैरह वगैरह, तो वो रिएक्ट के थ्रू हम सारा सेटअप करते हैं और एचटीएमएल वगैरह के थ्रू सारा होता है काम। लेकिन जो डेटाबेस फॉर एग्जांपल डेटा स्टोरेज जो है वो कहाँ पे होनी है, या जो एक्चुअल बिजनेस लॉजिक है कि फॉर एग्जांपल आप फ्रंट एंड से कोई फॉर्म फिल करते हैं, वो डेटा कहाँ पे जाके स्टोर होना है, वो डेटा को वेरीफाई किस तरह से करना है, वैलिडेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बैकएंड के थ्रू होती हैं। तो बैकएंड इंटीग्रेटेड होता है फ्रंट एंड के साथ। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने फ्रंट एंड से एपीआई रिक्वेस्ट भेजी थी, एजाक्स रिक्वेस्ट भेजी थी बैकएंड के ऊपर। वो बेसिकली हम थर्ड पार्टी सर्वर्स का यूज़ कर रहे थे, जो कि थर्ड पार्टी सर्विसेज का यूज़ कर रहे थे, जो हमने खुद बैकएंड्स नहीं बनाए जिनके। वो बैकएंड्स ओपन सोर्स मौजूद है, हम उनको यूज़ कर लेते हैं। बट जब हम कोई कस्टम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम अपना बैकएंड खुद बनाते हैं। तो बैकएंड बनाने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। उसकी एग्जांपल्स में पाइथन फॉर एग्जांपल, नोड जेएस एक एग्जांपल है, फिर उसके अलावा पीएचपी है,
गो लैंग्वेज है, काफ़ी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, डॉट नेट है। हम नोड जे एस पे फोकस कर रहे हैं। अब नोड जे एस बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो काफ़ी लो लेवल है, मतलब जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन नोड जे एस एज अ प्लेटफॉर्म अगर बात करें तो काफ़ी लो लेवल है। मतलब कि एक HTTP सर्वर, एक बैकएंड सर्वर बनाने के लिए नोड जे एस कोर यूज़ करेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, हर चीज़ आपको खुद लिखनी पड़ती है, इंप्लीमेंट खुद करनी पड़ती है। छोटे छोटे फंक्शंस हैं कि HTTP रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, वो सारा आपको खुद लिखना पड़ता है, काफ़ी उसमें टाइम लग जाता है। तो नोड जे एस के ऊपर ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं जो लोग यूज़ करते हैं। नोड जे एस कोर बड़ा रेयरली यूज़ किया जाता है, अगर एम्बेडेड सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, बट ये है कि वेब सर्वर्स के लिए हम नॉर्मली फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं उसके ऊपर। अभी जो हम यूज़ करेंगे वो एक्सप्रेस जे एस है, जो कि स्टार्टिंग के लिए बड़ा आसान है, ईजी है, ईजी टू लर्न है, और ये चीज़ है कि वो पॉपुलर भी बहुत है। ऑलमोस्ट 90% जो बैकएंड टीम्स हैं नोड जे एस की, वो एक्सप्रेस किसी ना किसी जगह लाजमी यूज़ कर रहे होते हैं, अगर वो ओवरऑल यूज़ नहीं कर रहे उसको तो लाजमी एक्सप्रेस जो है इस वक्त मोस्ट पॉपुलर नोड जे एस फ्रेमवर्क है, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। तो उसको सेटअप करने के लिए आपने कमांड रन करनी है npm i, फुल फॉर्म इसका इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ये करेंगे तो सिंपली एक्सप्रेस एज अ डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है, एक्सप्रेस सेटअप हो जाएगा। जिस तरह हम रिएक्ट, तो रिएक्ट को सेटअप करने के लिए क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ करते थे, नोड जे एस के अंदर अगर आपने कोई फ्रेमवर्क सेटअप करना है जिस तरह एक्सप्रेस है, तो आप सिंपली npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई बॉयलर प्लेट सेटअप नहीं होता कि आपको खुद ही प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो बना के दे जाएगा। कुछ फ्रेमवर्क्स हैं बैकएंड के, जिस तरह नोड जे एस के ऊपर नेस्ट जे एस है, फिर कोआ जे एस है, हैप्पी जे एस है, उसके अंदर आपको बॉयलर प्लेट मिल जाती है, फोल्डर्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली, जिस तरह क्रिएट रिएक्ट ऐप रिएक्ट जनरेटर है, तो उसी तरह उन फ्रेमवर्क्स का भी जनरेटर होता है। एक्सप्रेस का भी जनरेटर मौजूद है, बट नॉर्मली एक्सप्रेस के अंदर हम खुद ही सेटअप करते हैं चीज़ों को, और वो बहुत ईजी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सप्रेस की डिपेंडेंसी आ गई है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर भी हमारे पास ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट हो गया जिसमें एक्सप्रेस जे एस मौजूद है। अब हमने बेसिकली क्या करना है कि हम यहाँ पर एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, और फाइल का नाम हम रख देते हैं index.js। हमने अब एक्सप्रेस को सेटअप करना है। सबसे पहले एक्सप्रेस को किस तरह से हम सेटअप करते हैं, आपने एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। कोई भी ऐसी डिपेंडेंसी जो आपने इंस्टॉल की है npm के थ्रू, उसको रिक्वायर, उसको इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमने उस फ्रेमवर्क का यूज़ करना है टू इम्प्लीमेंट आवर ओन बैकएंड, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें उस डिपेंडेंसी को अपने कोड के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने index.js की फ़ाइल बनाई और हमने उसको इंपोर्ट कर लिया। अब ये है ऐसी डिपेंडेंसी जो हमने नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल की थी और उसको इंपोर्ट किया। अगर आप अपनी कोई फ़ाइल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल test.js, या आपने एक फंक्शन बना दिया helper.js, कुछ भी हो सकता है, आप उसको अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको आप इस तरह से इंपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट हेल्पर इज इक्वल टू रिक्वायर ./helper, तो ये उसको इंपोर्ट कर लेगा। उसके लिए आपको रिलेटिव पाथ देना पड़ता है, ठीक है, ./ करके, या अगर इसी फोल्डर के बाहर कोई फोल्डर पड़ा था तो डबल ./ करना पड़ेगा, तो आपको पाथ प्रॉपर्ली देना पड़ता है। लेकिन जो डिपेंडेंसीज आपने npm के थ्रू इंस्टॉल की हैं उसके लिए आपको कोई ./ डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट रिजॉल्व होके नोड मॉड्यूल्स में चेक होती हैं, तो वहाँ पे मौजूद है, तो वो इंपोर्ट हो जाएगी। कस्टम फाइल्स बना के कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं इसका हम यूज़ करेंगे इसी वीडियो के अंदर, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैं हेल्पर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, एक्सप्रेस अब इंपोर्ट कर लिया। अब हम एक्सप्रेस को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो एक्सप्रेस का एक मेथड है जो हमने इंपोर्ट किया और हमने उसको कॉल किया, उसने ऐप क्रिएट करनी है हमारे लिए। ऐप एक वेरिएबल है सिंपली, लेकिन इस वेरिएबल के थ्रू हम अपना पूरा सर्वर जो है उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है, सबसे पहले आपने यहाँ पर करना है app.listen, ठीक है। ऐप बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप मुख्तलिफ मेथड्स कॉल कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट जो है ये आपको एक्सप्रेस को कॉल करने से मिलता है, तो ये बेसिकली एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन इनिशियलाइज हो जाती है और वो आपको एज एन ऑब्जेक्ट मिल जाता है। उसके ऊपर आप मुख्तलिफ मेथड्स कॉल करके अपना सर्वर बना सकते हो। अब कोई भी बैकएंड एप्लीकेशन होती है वो जब नेटवर्क के ऊपर चलाई जाती है, इवन फ्रंट एंड जो
जब सर्वर के ऊपर चलाया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, तो वो किसी ना किसी पोर्ट के ऊपर चलता है, ठीक है, नेटवर्क पोर्ट होती है। अब जब आप फॉर एग्जांपल मैं google.com पे जाता हूँ, अब google.com जो है ये HTTPS का यूज़ हो रहा है ना, यहाँ पे ये लॉक आ रहा है, तो अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये देखें HTTPS लिखा आ रहा है। यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं होती, मतलब कि आपको पोर्ट लिखनी नहीं पड़ती। पोर्ट नॉर्मली हम कॉलन डालते हैं एंड पे किसी डोमेन के या IP एड्रेस के, और उसके आगे हम एक नंबर लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 3000 या 3001। आपने रिएक्ट में देखा होगा कि लोकल के ऊपर रिएक्ट जब चलता है तो वो 3000 पे चलता है। लेकिन जब हम एक किसी भी बैकएंड एप्लीकेशन या फ्रंट एंड एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो उसके साथ भी पोर्ट यूज़ हो रही होती है, ऑल्दो आपको नज़र नहीं आती डोमेन के साथ। वजह क्या है, HTTPS का मतलब होता है कि ये पोर्ट 443 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 443 को पॉइंट करता है। आप ना भी लिखें तो ठीक है, क्योंकि आपने शुरू में HTTPS लगा दी है। अगर आप HTTPS ना लिखें, आप सिर्फ HTTP लिखें, तो ये पॉइंट करता है पोर्ट 80 को। तो HTTP का मतलब है पोर्ट 80, तो आपको पोर्ट 80 खुद नहीं लिखना पड़ता किसी डोमेन के साथ। तो HTTP और HTTPS जो है पोर्ट 80 और पोर्ट 443 जो है उस पर पॉइंट करता है रिस्पेक्टिवली। अब हम जब कोई लोकल डेवलपमेंट करते हैं तो हम पोर्ट 80 का यूज़ नहीं करते, क्योंकि पोर्ट 80 और पोर्ट 443 HTTP और HTTPS के लिए यूज़ होगी, और वो नॉर्मली जब हम एक्चुअल डिप्लॉयमेंट करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। जब लोकल पे डेवलपमेंट करें तब भी पोर्ट का यूज़ करना ज़रूरी होता है, जिस तरह रिएक्ट में हम 3000 का यूज़ करते हैं। अब Node.js के ऊपर जब एक्सप्रेस का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर पोर्ट बताएंगे कि फॉर एग्जांपल ये एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन को कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो इस पर्टिकुलर पोर्ट पे रिक्वेस्ट आनी है, 3001, 5000 भी आप कह सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बस आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके सिस्टम के ऊपर जो दूसरी एप्लीकेशन चल रही हैं वो इस पोर्ट को यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर कर रही होंगी तो आपको एरर आएगा कि पोर्ट इज़ ऑलरेडी इन यूज़, और तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम के ऊपर 5000 पोर्ट नहीं चलती तो आप सिंपली 5001 कर दें, आपकी मर्ज़ी है। वैसे नॉर्मली 3000 जो है वो आपकी अवेलेबल रहेगी। मैं नॉर्मली 3000 यूज़ करता नहीं हूँ, क्योंकि एट द सेम टाइम हमारा रिएक्ट सर्वर जो है वो 3000 के ऊपर चल रहा होता है। तो Node.js के केस में आप 5000 का यूज़ कर लिया करें। अच्छा, app.listen का मेथड जो है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट उसको हम देते हैं पोर्ट नंबर, सेकंड आर्ग्यूमेंट होती है एक कॉल बैक मेथड। अब कॉल बैक मेथड क्या होता है, होपफुली ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है, और इस कोर्स का प्री रिक्विजिट है कि आपको जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो app.listen पोर्ट 5000, और इसके अंदर ये कॉल बैक मेथड हमारा जो है ये तब कॉल होगा, ये जो मेथड हमने सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे पास किया है, ये एक फंक्शन है, और ये फंक्शन तब कॉल होगा जब एक्चुअली एप्लीकेशन 5000 पे चल पड़ेगी। इसके अंदर हम अभी के लिए सिर्फ सिंपली console.log कर देते हैं, और इसमें मैं लिख देता हूँ सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 5000, ठीक है। ये करने का मकसद क्या है कि हो सकता है सर्वर को स्टार्ट होने में 300 मिली सेकेंड्स लगें, या 2 सेकंड लगें, 3 सेकंड लगें, बट वो जैसे ही स्टार्ट हो हमें console log अपने टर्मिनल में नज़र आ जाए। तो मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, और इस फाइल को रन करने के लिए आप टर्मिनल ओपन करें, और टर्मिनल के अंदर आपने कमांड रन करनी है node index.js। आप सिर्फ इंडेक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मेरे केस में अभी 5000 पोर्ट यूज़ हो रही है, तो मुझे एरर आ रहा है एड्रेस ऑलरेडी इन यूज़। तो हम क्या करेंगे, मैं अपने केस में 5000 को कर देता हूँ 5001, सेव करते हैं और दोबारा रन करते हैं। तो आप देखें मेरी एप्लीकेशन चल रही है, सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 5001। अब मैं फ्रंट एंड से ब्राउज़र से लोकल होस्ट 5001 करूँगा तो जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो मेरे एक्सप्रेस एप्लीकेशन जो मेरी चल रही है उस पर जाएगी। लेकिन अभी हमें एरर्स मिलेंगे। ये देखें, अभी मैंने विजिट किया है, कैन यहाँ पर लिखा आ गया कैन नॉट गेट स्लैश। अब ये क्यों आ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एटलीस्ट हमें ये मिल रहा है, इसका मतलब यह है हमारी एप्लीकेशन चल रही है बैक एंड। अगर मैं इस टर्मिनल के ऊपर जाके इसको एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट करने के लिए Ctrl+C आपने दबाना है, तो सर्वर की वो एग्जिट हो जाएगा जो हमारा सर्वर चल रहा था। अब अगर मैं ब्राउज़र में जाके लोकल होस्ट 5000 विजिट करूँ नए टैब में, तो अब देखें क्या कह रहा है वो, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क के ऊपर कोई भी बैकएंड नहीं चल रहा, 5001 के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। तो एटलीस्ट हमें जो पहले रिस्पांस मिला था उसका मतलब ये है हमारी एप्लीकेशन चल रही है। अब मैं एप्लीकेशन को दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ और रिफ़्रेश करते हैं, तो अब मेरे पास कैन नॉट गेट स्लैश आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है कि हमने ऑल दो एप्लीकेशन को चला दिया है 5001 पे,
लेकिन हमें एप्लीकेशन के अंदर राउट हैंडलर्स डिफाइन करने पड़ते हैं। अब राउट हैंडलर्स क्या होते हैं? आप कोई भी एप्लीकेशन को विज़िट करते हैं तो नॉर्मली आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ, जीमेल खोल लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब जीमेल के ऊपर फॉर एग्जांपल ये एक ईमेल है। जैसे ही मैंने ईमेल ओपन किया है तो ये देखें ऊपर जो है यूआरएल के अंदर मेरे पास ये सारा पाथ आ रहा है। ये डोमेन है, बट डोमेन के बाद आप देखें कितनी चीज़ें आ रही हैं। ये जो राउट है, ये राउट हैंडलर हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है बैकएंड के ऊपर। अब लोकल होस्ट 5001 को जब मैंने विज़िट किया है, अब मैंने कोई भी पाथ नहीं डाला, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ कंसिडर होता है वो स्लैश होता है, सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश, नथिंग एल्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर एक राउट हैंडलर एक्सपेक्ट कर रहा है ब्राउज़र, लेकिन हमने फॉरवर्ड स्लैश का राउट हैंडलर डिफ़ाइन ही नहीं किया, तो हमें बैकएंड के ऊपर एक राउट हैंडलर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब वो कैसे होता है? आपने सिंपली करना है app.get। अब ये गेट का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। app.get फर्स्ट आर्गुमेंट इज़ गोइंग टू बी जो पाथ आप हैंडल करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं पाथ हैंडल करना चाह रहा हूँ स्लैश का, तो आपने स्लैश लिख देना यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग। सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज़ गोइंग टू बी अ कॉल बैक फंक्शन, जिसको आपने 2 पैरामीटर्स उसमें आपने रिसीव कर लेने हैं। 2 पैरामीटर्स क्या हैं? पहला पैरामीटर है रिक्वेस्ट का, REQ। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है पैरामीटर है रिस्पॉन्स का, RES। जो रिक्वेस्ट आ रही है इस पाथ के ऊपर, उस रिक्वेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर होगी, और रिस्पॉन्स जो है ये रेस का जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ किया जाता है रिक्वेस्ट के अगेंस्ट वापस रिस्पॉन्स भेजने के लिए। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आ रही है, मैं यहाँ पे अभी के लिए console.log लगाता हूँ, रिक्वेस्ट और रेस, इसको सेव करते हैं। और मैं फ्रंट एंड से अब रिफ़्रेश करता हूँ। अभी देखें मेरे टर्मिनल के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं फ्रंट एंड को अगर रिफ़्रेश करूँ, फ्रंट एंड पे भी अभी कुछ नहीं आया, लेकिन बैक एंड के ऊपर बाय द वे जब भी आप कोड में चेंज करें आपको सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं सर्वर रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अब मैं फ्रंट एंड से दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो अब देखें अब वो लोड करी जा रहा है, ठीक है। लोडिंग चलती जा रही है, चलती जा रही है। क्यों चलती जा रही है? अब फ्रंट एंड को, ब्राउज़र हमारा फ्रंट एंड है ना, तो हम यूआरएल ये बार के अंदर जो भी लिख रहे हैं ये बेसिकली फ्रंट एंड रिक्वेस्ट आप इसको कह सकते हैं। अब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई बैक एंड पे, बैक एंड में राउट हैंडलर डिफाइंड है, लेकिन राउट हैंडलर ने फ्रंट एंड को कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजा। रिस्पॉन्स फ्रंट एंड को कैसे भेजते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमने चूँकि फ्रंट एंड को कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजा तो फ्रंट एंड अभी भी वेट कर रहा है रिस्पॉन्स का, तब तक वो लोडिंग आती रहेगी, ठीक है। अब मैं टर्मिनल खोल के दिखाता हूँ कि टर्मिनल में क्या आया है। अब ये टर्मिनल देखें आप, इसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा नज़र आ रहा है। ये सारा जो डेटा है दिस इज़ जो आपने रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से भेजी है, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ रही है वो किस ऑरिजिन से आ रही है, ठीक है, किस ब्राउज़र से आ रही है। मुख्तलिफ यहाँ पर मेथड्स मौजूद होंगे जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। हेडर्स की इंफॉर्मेशन, क्लाइंट ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आपको डेटा यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कि होस्ट लोकल होस्ट 5001 है। यूज़र एजेंट क्या है? मोज़िला 5.0, एप्पल वेबकिट वगैरह वगैरह, क्रोम। तो ये ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन दे रहा है जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है। अब मैं फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स भेजना चाहता हूँ। रिस्पॉन्स के लिए हम रेस का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। हम कैसे कर सकते हैं? लिखें रिटर्न रेस डॉट सेंड, और इसके अंदर अभी के लिए मैं लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम द बैकएंड, ठीक है जी। सेव किया। सेव करने के बाद अब मुझे सर्वर दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अब सर्वर दोबारा रीस्टार्ट करने की बजाय आप नोडमॉन को इंस्टॉल कर लें, ठीक है। नोडमॉन क्या करेगा? बेसिकली मेक श्योर करेगा कि जब भी आप कोई कोड में चेंज करें तो आपका जो बैकएंड है वो खुद ही रीस्टार्ट हो जाए। तो नोडमॉन इंस्टॉल करने के लिए npm-i-g नोडमॉन, -g का मतलब है ग्लोबली इंस्टॉल कर दो। एंटर किया, थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा, इंस्टॉलेशन हो गई है। अब इसी का यूज़ करेंगे हम एप्लीकेशन को चलाने के लिए। तो हम लिखेंगे नोडमॉन इंडेक्स, एंटर करें। अब ये हमारा सर्वर चल पड़ा, ठीक है जी। अब जैसे ही मैं कोई चेंज करूँगा कोड में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं लिखता हूँ कमांड एस करता हूँ, तो उसने रीस्टार्ट कर दिया। ये देखें, जितनी दफ़ा कमांड एस करूँगा वो खुद ही रीस्टार्ट कर देगा। अब हमें बार बार उसको क्लोज़ और स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं फ्रंट एंड पे जाके अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो यू कैन सी हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है हेलो फ्रॉम द बैक एंड, ठीक है। पहले नहीं आ रहा था, और अब लोडिंग भी मतलब इन्फिनिट लोड नहीं हो रहा, वो रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास।
तो ये है। अब ब्राउज़र के थ्रू जो आप नॉर्मली इस बार के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं, या आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था कि हमने फेच का यूज़ किया था फ्रंट एंड के ऊपर। फेच भी बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट भेजता है, बट हम डिफरेंट किस्म की रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से भेज सकते हैं। एक होती है गेट रिक्वेस्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होती है गेट रिक्वेस्ट, एक होती है पोस्ट रिक्वेस्ट, और फिर आप पुट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो फ्रंट एंड से, डिलीट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। ये मुख्तलिफ़ किस्म के HTTP मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। अब गेट रिक्वेस्ट जो है उसका हैंडलर बनाना है तो ऐप डॉट गेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट पोस्ट हैंडलर बनाना चाहता हूँ तो मैं करूँगा ऐप डॉट पोस्ट। पोस्ट का हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कि अगर फ्रंट एंड के ऊपर हमने कोई सेंसिटिव फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने लॉगिन फॉर्म बनाया है, उसके अंदर यूज़र का पासवर्ड आ रहा है, उसको हम उसके साथ गेट रिक्वेस्ट नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट जो होती है उसका डेटा जो है वो नॉर्मली आपको URL में भी नज़र आता है। तो गेट रिक्वेस्ट आप URL के थ्रू भेजते हैं, URL ब्राउज़र के अंदर व्यूएबल होता है। पोस्ट रिक्वेस्ट के केस में और कोई भी डेटा आप बैकएंड पे भेज रहे होंगे, यू हैव नो अदर वे, आपको URL के अंदर उसको डेटा को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब लॉगिन फॉर्म के केस में हम ये नहीं चाहते कि रिक्वेस्ट जाए बैकएंड के ऊपर और URL के अंदर ही यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा हो। वो तो मसला है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओपन स्पेस में बैठ के आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो और आप लॉगिन करते हो, तो आपके ब्राउज़र के अंदर URL के अंदर आपका कोई भी पासवर्ड देख सकता है, ठीक है। पासवर्ड विजिबल है सबको, तो इस वजह से बेहतर रहता है कि आप ब्राउज़र के गेट रिक्वेस्ट के थ्रू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना भेजें बैकएंड के ऊपर। तो जब भी लॉगिन फॉर्म है, साइन अप फॉर्म है, या कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बैकएंड पर जा रही है, या कोई काफ़ी लेंथी फॉर्म है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज़ ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है। क्योंकि गेट रिक्वेस्ट के अंदर भी आप लिमिटेड डेटा भेज सकते हो URL के थ्रू, ठीक है। तो ऐप डॉट पोस्ट का यूज़ करेंगे जब कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, या फिर फॉर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेटा भेजना चाह रहे हैं हम बैकएंड को, उसके लिए ऐप डॉट पोस्ट है। फॉर्मेट सेम है, ऐप डॉट पोस्ट। फर्स्ट आपका होगा राउट हैंडलर, फॉर एग्जांपल लॉगिन, फिर आप करेंगे रिक्वेस्ट रेज और कॉल बैक मेथड। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं रिटर्न रेज डॉट सेंड लॉगिन सक्सेसफुल। लॉजिक वही है, बट फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजने का तरीका चेंज हो जाएगा। और मैंने जितना बताया है, गेट रिक्वेस्ट में डेटा भेजने की लिमिट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा आप जितना मर्जी फ्रंट एंड से भेजें, देयर इज़ नो लिमिट, ठीक है। इसी तरह ऐप डॉट पुट है, ठीक है। ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कोई डेटा अपडेट करना है तो उसके लिए, इसकी डिटेल में हम जाएंगे, ठीक है, अभी नहीं। और डिलीट के लिए हम यूज़ करते हैं ऐप डॉट डिलीट, और ये भी बिल्कुल वैसे ही है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज़ गोइंग टू बी दी राउट URL और पाथ, और सेकंड आर्ग्यूमेंट कॉल बैक होगा। ये बहुत इजी है, खैर इसको हम बाद में देखते हैं। अब ऐप डॉट पोस्ट की रिक्वेस्ट आप नॉर्मली कैसे भेजते हैं? गेट रिक्वेस्ट तो मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग के लिए आप URL ब्राउज़र से भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट भेजेंगे ब्राउज़र से, यहाँ पे टाइप करके बैकएंड पे पहुँच जाएगी। अब अगर मैं आपको लॉगिन, आपको पता है मैंने लॉगिन का राउट बनाया है यहाँ पर, पोस्ट राउट। अब मैं ब्राउज़र से अगर /login लिखूँ, एंटर करूँ, तो रिक्वेस्ट नहीं जा रही बैकएंड को, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ब्राउज़र के अंदर URL के थ्रू जो आप यहाँ URL एड्रेस बार के थ्रू कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो हमेशा गेट रिक्वेस्ट होती है। इट कैन नेवर बी अ पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं पोस्टमैन जैसी एप्लीकेशंस हैं, ओपन सोर्स एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हो, फ्री एप्लीकेशन है। आप पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हो रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट भेजने के लिए। और आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के थ्रू भी रिक्वेस्टें भेज सकते हो, Axios वगैरह के थ्रू, ठीक है। अब पोस्टमैन अभी के लिए मैं ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। पोस्टमैन यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा। मैं अभी साइन इन कर लेता हूँ, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। साइन इन विद गूगल कर लें आप, या मेरा यहाँ पर सेव्ड है ऑलरेडी, साइन इन। वैसे मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि आप पोस्टमैन को डाउनलोड कर लें। पोस्टमैन को डाउनलोड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको वो प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउज़र के थ्रू लोकल होस्ट पे आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते पोस्टमैन एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसमें इश्यूज़ आते हैं। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें पोस्टमैन को। डाउनलोड कैसे होगी? आपने सिंपली जाना है पोस्टमैन की वेबसाइट पे,
और यहाँ पर ये पहला लिंक आ रहा है डाउनलोड पोस्टमैन, इस पर क्लिक करें, पोस्टमैन डाउनलोड करें और इट्स वेरी इजी टू यूज़। डाउनलोड करना है आपने, और जिस तरह ब्राउज़र के अंदर अभी मैं यूज़ करके दिखाऊंगा आपको, वैसे ही आपका लोकल डाउनलोड करने के बाद भी चलेगा वो। तो आपने जाना है माई वर्क स्पेस, इस तरह आपकी वर्क स्पेस आ रही होगी, आपने उस पर जाना है। यहाँ पर आप एक न्यू रिक्वेस्ट बना लें, न्यू पे क्लिक करें, HTTP रिक्वेस्ट पे क्लिक करें, और यहाँ पर आप देखें लेफ़्ट साइड पर रिक्वेस्ट मेथड्स आ रहे हैं। अब मैंने तो आपको सिर्फ गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट का बताया है, पैच भी होता है, कॉपी भी होता है, हेड, ऑप्शंस। HTTP जो मेथड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट मोस्ट कॉमन यूज़ जो हैं वो गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच भी यूज़ किया जाता है और डिलीट का यूज़ किया जाता है। बाकी जो हैं वो बड़ा रेयरली हम यूज़ करते हैं, मतलब बहुत रेयर। ठीक है, अब मैंने गेट रिक्वेस्ट भेजनी है तो मैं यहाँ से भी भेज सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट 5001, सेंड पे क्लिक करें तो बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाएगी और ये देखें हेलो फ्रॉम द बैकएंड आ रहा है। पोस्ट रिक्वेस्ट भी भेज सकता हूँ मैं यहाँ से, तो मैं गेट की बजाय पोस्ट सेलेक्ट करूँगा, /login करूँगा, सेंड करूँगा, तो देखें क्या लिखा आ रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल। ऑल्दो अभी हमने लॉगिन के अंदर कोई ख़ास काम नहीं किया, हमने सिर्फ रिस्पॉन्स भेज दी है। तो इस तरह से गेट और पोस्ट हम यूज़ करते हैं, और इसी के थ्रू हम यहाँ से किसी भी तरह का डेटा भेज सकते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम वीडियो में हमने पोस्ट URL पर रिक्वेस्ट भेजी थी /post, जिससे हमें मुख्तलिफ पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट का डेटा मिल रहा था। ठीक है, और वो एक गेट रिक्वेस्ट थी। इसी तरह हम यहाँ से rest.json का मेथड यूज़ करके बिल्कुल उसी तरह का API बना सकते हैं। हम यहाँ पे पोस्टों का डेटा, ब्लॉग पोस्ट वगैरह रिटर्न कर सकते हैं एज एन अरे, और वो फ्रंट एंड पर यूज़ की जा सकती हैं फ्रंट एंड रेंडर करने के लिए। ठीक है, बट नॉर्मली हम यहाँ पे स्टैटिक डेटा नहीं रखते, मतलब मैनुअली डेटा कभी भी टाइप नहीं करेंगे हम यहाँ पे। अगर 1,00,000 पोस्ट हैं, ब्लॉग पोस्ट, तो आप मैनुअली तो नहीं उनको एंटर करेंगे। ठीक है, ID फॉर एग्जांपल 101, टाइटल फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट पोस्ट, डिस्क्रिप्शन इज माय सेकंड पोस्ट फॉर एग्जांपल, सॉरी क्या कहते हैं, माय डिस्क्रिप्शन। अब ये जो है ये फ्रंट एंड पे नज़र तो आ जाएगा, मतलब इट विल वर्क। मैं आपको रिक्वेस्ट भेज के दिखा देता हूँ, सेंड किया तो ये देखें मेरे पास डेटा आ गया एज जेसन, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह पहले हमें पिछली वीडियो में मिल रहा था ब्लॉग पोस्ट का डेटा जेसन प्लेस होल्डर से। लेकिन ये डेटा नॉर्मली हम डेटाबेस से लोड करते हैं, तो डेटाबेस से डेटा लोड करके हम यहाँ पर पहले क्वेरी, तो ये जो डेटा है नॉर्मली हम डेटाबेस से लोड करते हैं। ये डेटा हम स्टैटिकली टाइप नहीं करते कि मैनुअली टाइप करेंगे, तो अगर सिस्टम में 1,00,000 ब्लॉग पोस्ट हैं उनको टाइप नहीं किया जा सकता मैनुअली। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पर एक डेटाबेस क्वेरी लगा देते हैं। ठीक है, डेटाबेस क्वेरी कि डेटाबेस क्या है, एक और एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, हमारी डिपेंडेंसी है। समझ लें इस एप्लीकेशन की एक और डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी को हम अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर लेते हैं, डेटाबेस के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और उस डेटाबेस की जो एप्लीकेशन है, मतलब वो जो डिपेंडेंसी है, उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस हैं। MongoDB का यूज़ कर सकते हैं। अब ये कोर्स फुल स्टैक मर्न डेवलपमेंट का है, तो मर्न स्टैक के अंदर हम MongoDB का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम MongoDB के अंदर डेटा स्टोर करवाएंगे, तो उसके लिए हम एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे Mongoose, और सिस्टम के ऊपर MongoDB इंस्टॉल करनी पड़ेगी हमें, ऑल्दो हम क्लाउड का यूज़ करेंगे। तो MongoDB के थ्रू हम डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकते हैं यूजिंग दिस पैकेज जिसका नाम है Mongoose। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पर हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे यूजिंग Mongoose। उसमें डेटा स्टोर कैसे कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, डेटा को एडिट कैसे कर सकते हैं, और डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो प्रॉपर हम एप्लीकेशन के थ्रू मूवीज़ क्रिएट करने की ऑप्शन डालेंगे, मूवीज़ को डिलीट करने की ऑप्शन डालेंगे, एडिट करने की ऑप्शन डालेंगे, डिलीट करने की ऑप्शन डालेंगे। मूवीज़ का आप थंबनेल भी ऐड कर सकते हैं, एक मूवी को विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है जी, और आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगी मूवीज़ का डेटा मैनेज करने के लिए। ठीक है, फिर एट दी एंड हम जब API हमारा सारा तैयार हो जाएगा पोस्टमैन के थ्रू, तो हम रिएक्ट एप्लीकेशन एक बनाएंगे जिसमें हम फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे, उसको फुल फ्लैज्ड हम प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसके अंदर ऑथेंटिकेशन भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो होपफुली इस वीडियो के अंदर आपको आइडिया हो गया होगा कि बैक एंड के ऊपर आप एटलीस्ट Node.js
को किस तरह सेटअप कर सकते हैं, एक्सप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और सो एंड सो। तो इसको ग्रास्प करने के लिए मैं आपको चाहूँगा कि आप यही चीज़ जो हमने आज की है इसको लोकल टेस्ट करें, लोकली सिस्टम के ऊपर प्रैक्टिस करें इसकी। ये 2 राउट्स बनाएं, एक गेट रिक्वेस्ट का, एक पोस्ट रिक्वेस्ट का। प्ले अराउंड विद इट, और आप पुट वगैरह को भी टेस्ट कर सकते हैं। आपको कंसेप्चुअली आइडिया हो गया होगा कि अगर पुट रिक्वेस्ट है तो वो बना के इसी तरह से बना के कैसे पोस्टमैन के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है। तो इसके साथ ज़रा आप प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर मोंगोडीबी का सेटअप करेंगे, और एपीआई के थ्रू फ्रंट एंड से डेटा भेजेंगे यूजिंग पोस्टमैन, और डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्वेश्चंस लिख दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।